फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पार्ट होता है। किसी भी कंट्री के जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शनल होती है, टेम्परेरी होती है, उनको करंट अकाउंट में कंसिडर करते हैं। ज़्यादातर इसमें ट्रेड होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड और सर्विसेज को हम इनविजिबल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई आइटम मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्विसेज जाती हैं, इसलिए इसको इनविजिबल भी कहा जाता है। और जो आइटम्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है इसको ट्रेड और विजिबल आइटम कहते हैं या विजिबल ट्रेड कहते हैं इसको। तो करंट अकाउंट या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो करंट अकाउंट सरप्लस है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। इंडिया के केस में जो विजिबल आइटम्स हैं, जो गुड्स का ट्रेड है, हम हमेशा डेफिसिट में रहें। हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है गुड्स का, क्योंकि हम ऑयल जैसी चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मगर इसको बैलेंस कौन कर लेता है? हमारे इनविजिबल्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे दुनिया भर में चाइना जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, वैसे इंडिया जो है दुनिया भर में अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया 3 to 4% करंट अकाउंट डेफिसिट में हमेशा रहा है, मगर ये मैनेजेबल रहा है हमेशा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे ना एसेट और लायबिलिटी क्रिएट किया जाता है। कोई भी एसेट या लायबिलिटी को खरीदने या बेचने कोई ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई कंपनी का शेयर खरीदती है तो उसने एक एसेट खरीदा है। जब वो छोड़ के एसेट बेच के जाएगा तो हमको उसको पैसे वापस करना है। जब कोई इंडियन बाहर किसी कंट्री में कोई एसेट खरीदता है तो वो हमारे देश का एक एसेट है। तो जहाँ पे भी एसेट या लायबिलिटी बिल्ट होती है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट होता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। हम किसी भी कंट्री से लोन लेते हैं या किसी भी कंट्री को हम लोन देते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है लोन्स की वो करंट अकाउंट में आती है। कोई इंडियन अगर बाहर रहता है वो यहाँ अपनी फैमिली को पैसे वापस देता है, रेमिटेंस भेजता है, तो वो करंट अकाउंट में आएगा। जब हम दुनिया भर की करेंसीज को कंपेयर करते हैं तो हम एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। अभी एक्सचेंज रेट्स जो होता है वो किस देश, किन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री से मैं कुछ ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उनकी करेंसी हमारे कंट्री के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं उस कंट्री में तो हमारी करेंसी का रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पे दो टर्म्स निकल के आते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो, अब इसको नीर और रीर कहते हैं। नीर क्या होता है? जो भी एक कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, जिन जिन कंट्रीज़ के साथ एक कंट्री ट्रेड करती है, उनका कितना परसेंटेज शेयर है उनके ट्रेड में, उसका एक वेटेड एवरेज दिया जाता है। जैसे मान लो इंडिया जो है वो 36 कंट्रीज़ के साथ मेजरली ट्रेड करती है, उनका कितना कितना परसेंटेज हमारी ट्रेड में शेयर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेटेड एवरेज निकालते हैं, तो हमारी नीड की वैल्यू आती है कि इंडियन करेंसी जो है इन 36 कंट्रीज़ की करेंसी के मुकाबले इंडिया का एक रेट आया। मगर वो एक करेक्ट वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी करेंसी का रेट क्या है। अब मान लो अगर मैं यूएस को एक्सपोर्ट कम कर रहा हूँ अभी और यूएस ने टैरिफ बैरियर हम पे लगा रखे, तो जैसे हम जानते हैं उस फॉरेन करेंसी का रेट ज़्यादा हो जाएगा हमारे करेंसी के मुकाबले। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक है। जैसे अभी का
केस कंसिडर करेंगे, हमारा जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत कम है हमारे देश में, मगर फिर भी जो डॉलर का रेट है इंडिया के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है, दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे फिक्स किया जाता है। तो एक्चुअल अगर किसी करेंसी की वैल्यू निकालनी हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो चेक करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रीर। अब जैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फ़र्क इन्फ्लेशन का होता है, वैसे ही रीर और नीर में इन्फ्लेशन का फ़र्क होता है। अगर मुझे नीर से रीर लेकर आना है तो मैं हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है उसको लेके चलूँगा हम किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लेशन के मुकाबले में। अगर मेरे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे मेरे देश में जो आइटम्स का रेट होगा, प्रोडक्शन रेट होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे लिए एक्सपोर्ट करना फ़ायदे की बात है कि इम्पोर्ट करना, जाहिर सी बात है इम्पोर्ट करना। अगर मेरे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो मेरे कुछ महंगे बन रहे हैं, तो मेरे को बाहर से लेना फ़ायदे की बात रहेगी। अगर मेरे यहाँ इन्फ्लेशन कम है तो मैं एक्सपोर्ट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे गुड्स की वैल्यू कम है, ज़्यादा प्रॉफिट में काम कर सकता हूँ, इम्पोर्ट करना मेरे लिए ठीक बात नहीं होगी। तो रीर और नीर में मेन चीज़ होती है कि रीर इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये एक बेटर इंडिकेटर है बताने के लिए कि किसी देश की करेंसी बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले कितनी कम्पिटिटिव है। अगर रीर की वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ज़्यादा है मेरे देश में, मेरे लिए इम्पोर्ट सस्ता है, एक्सपोर्ट महंगा है। और अगर रीर की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, इसका मतलब है मेरे को चीज़ों को बनाना सस्ता पड़ेगा, तो इम्पोर्ट महंगा है। मेरी जो करेंसी है या मेरी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में वो अपने शेयर्स बेच बेच के वापस अपनी कंट्री में जाने लगे, तो वो एसेट बेच रहे हैं, तो अगर एसेट ज़्यादा बिकने लगे इंडिया से फॉरेनर्स के, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए एक्सपोर्ट से, तो हम करंट अकाउंट में डेफिसिट में होंगे। तो अगर करंट अकाउंट के केस में देखा जाए, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो हम डेफिसिट में हैं, तो हम नेट बोरोवर हैं, हमको और फॉरेन करेंसी चाहिए होगी उन इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए। अब क्या है, अगर मैं कुछ चीज़ इंपोर्ट करूँगा तभी मेरा करंट अकाउंट में चेंज आएगा, मैं कोई एक्सपोर्ट करूँगा तभी मेरा करंट अकाउंट में चेंज आएगा। अब क्या होता है, जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे मान लो टेस्ला है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, तो वो बड़ा ट्रांजैक्शन होगा। अगर उसको मूव करना है वापस, अपना पैसा इंडिया से वापस लेकर जाना है, तो कैपिटल अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा वो। एक इंसान, दो इंसान, ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे लोगों का अमाउंट, इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसे करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इनको। अगर किसी भी फॉरेन एंटिटी का 10% से ज़्यादा स्टेक होता है किसी कंपनी में, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक दूसरे को बैलेंस करके चलें। ये मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगर आप मान लो हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते जाएं, डेवलपमेंट लोन लेते जाएं, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा कि हम और पैसा ले जा रहे हैं, भले ही हम लोन ले रहे हैं, मगर वो हमारे रिजर्व को ऐड अप करता जाएगा, ठीक है। इससे हमारे फॉरेन जो रिजर्व है वो बढ़ता जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी करेंसी है रुपी, डॉलर के मुकाबले इतनी कमज़ोर क्यों चल रही है। एक डॉलर जो है आज 90 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है। देखो मेन बात ये है कि हमेशा ना इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट रहा है,
वो कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है हमारे लिए। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहा है, कैपिटल अकाउंट में दिक्कत नहीं है। इस बार क्या होने लगा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा निकाल के जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन शेयर मार्केट जो है, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसलिए वो लोग यहाँ से पैसा पुल कर रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ साल में वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इंडियन मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से वो डिराइव नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से पुल आउट करा है। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। ज़्यादातर इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा रहता है। और ये देखा गया है, बोथ एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दोनों ही पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है, अब यूएस ने टैरिफ बैरियर लगा रखे हैं इंडिया के साथ। हमारे गुड्स पे 50% टैरिफ लगा रखा है, तो इससे जो हमारा आइटम्स का एक्सपोर्ट है वो कम्पिटिटिव नहीं रहेगी। तो इससे होता क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स ही कम हो जाएंगे, हमारा ट्रेड इतना कम्पिटिटिव नहीं है। ट्रेड डील जो इंडिया और यूएस के बीच में फाइनलाइज होनी थी, वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुई। इस चक्कर में क्या है, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए। जब इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे मतलब डॉलर हमको ज़्यादा चाहिए होंगे। ये रीज़न सेकेंड है कि क्यों रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट गिरता हुआ जा रहा है। देखा जाए हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन हमारी कम है। जैसे आरबीआई के गवर्नर ने कहा, अभी हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। रियल ग्रोथ रेट अभी ज़्यादा है। अगर आप 7-8% से ग्रो कर रहे हो, इन्फ्लेशन 1-2% है, तो 6% ग्रोथ रेट है। ये बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए 6% रियल ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो ऐसे में तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर भी इंडिया से पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं। तो ये यूएस की ट्रेड पॉलिसीज की वजह से। थर्ड रीज़न है आरबीआई का रोल क्या है इसमें। जब भी करेंसी का रेट ज़्यादा डिप्रिशिएट करता है, तो आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है, बीच में आता है, मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई करता है, जिससे अगर डॉलर का सप्लाई ज़्यादा होगा तो अपने आप रुपये का रेट थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगा। रुपये का रेट डॉलर के मुकाबले इतना ऊपर नहीं जाएगा। और अभी जो देखा गया है, आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रहा है, क्योंकि इन नेचुरल रीजन्स की वजह से तो इंडियन रुपये का रेट गिर नहीं रहा है। तो उनका ये मानना है, ठीक है, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदा ये, और अगर डॉलर का रेट ज़्यादा है इंडियन रुपये के मुकाबले, तो इंपोर्ट करना हमारे लिए भी ठीक नहीं है। तो इट मेक सेंस कि अगर हम अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, आरबीआई जो है मार्केट में पैसा डालता भी है, ये कंडीशंस हमारे हाथ में तो भी है नहीं। तो कितना रेट आगे जाएगा ये जब पता ही नहीं, तो अपने ट्रेंड से, अपने रिजर्व से क्यों डॉलर मार्केट में डाल लें। तो समराइज करते हुए इसको, इंडियन रुपी जो है अभी क्यों गिर रहा है। सबसे पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं, एफपीआई जो हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये मानना है अभी इंडियन करेंसी ट्रेड की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है, उनको रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। और आरबीआई भी जो है वो अभी डॉलर्स का सप्लाई नहीं कर रही है मार्केट में। आरबीआई इज अलाउइंग द मार्केट फोर्सेस टू डिक्टेट द रेट ऑफ इंडियन रुपी। अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो, यूपीएससी में मेंस में पहले पूछा जा चुका है एक बार कि जो साइक्लोन्स आते हैं हमारे रीजन में उनकी नेमिंग होती कैसे है। अब क्या है, 13 कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन के अराउंड लाई करती हैं, बारी बारी करके वो नेम्स देती हैं। हर कंट्री को 13 नेम्स देने होते हैं। तो टोटल 13 कंट्रीज हैं, 13 नेम्स दे रहे हैं, तो 169 नेम्स हो जाते हैं। ऑर्डर वाइज जब भी जो साइक्लोन आता है उस कंट्री का नेम साइक्लोन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अभी दितवा साइक्लोन आया, ये ओमान ने दिया था, तो हर नेम जो है पहले ही दे दिया जाता है, और क्रोनोलॉजिकली सीरियल वाइज वो नेम यूज़ कर लिया जाता है। अगर किसी भी कारण से कोई साइक्लोन बहुत ज़्यादा ख़राब डिस्ट्रक्शन लाता है,
तो उस नेम को रिटायर करके चाहता है, वो नेम दोबारा नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि उस नेम के साथ बैड मेमोरीज अटैच्ड हैं, इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता है। अब नेमिंग कन्वेंशन सेट किसने किया? देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, जो इकोसॉक का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक को ये काम देती है कि आप नेम दीजिए इन साइक्लोन्स को अपने हिसाब से। शॉर्ट में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक है क्या? देखो, ये इकोसॉक का एक कमीशन है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इस एसोसिएशन को बना रखा है, जिसका ये काम है कि एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट लेकर आना। जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रीजन कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे अभी साइक्लोन दितवा जब आया तो श्रीलंका में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ। अब पाकिस्तान हेल्प करना चाहता है, इंडिया हेल्प करना चाहता है, तो इस टाइम में कोई आपस में जो प्रॉब्लम्स है, एनमिटी है, वो बीच में न लाए, आपस में हेल्प करे, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रखा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। ये यूएन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक आती है। जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब के बीच में जो काम है उनका कोऑर्डिनेशन कौन देखता है? इकोसॉक। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कौन देखता है? इकोसॉक। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके 54 मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर 3 इयर्स के लिए होता है। ये इंश्योर करता है कि हर रीजन जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए। हर मेंबर का एक वोट होता है, कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं होता है, और री इलेक्शन पॉसिबल है। हाँ, री इलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ ड्रग्स। देखो, एवरग्रीनिंग होता क्या है? किसी भी कंपनी ने मानो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट एक दवाई बनाई। अब उस दवाई को बनाने में बहुत सालों का रिसर्च लगा होगा, किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, कई बार 10-20 साल लग जाते हैं। तो वो कंपनी नहीं चाहती कि कोई दूसरी कंपटीटर कंपनी वो सॉल्ट का फॉर्मुलेशन लेके, वो केमिकल फार्मूला लेके मार्केट में कोई दूसरा ड्रग लेकर आए, क्योंकि किसी कंपनी ने इतना पैसा लगाया है, वो चाहेंगे कि जो मोनोपोली है उन्हीं कंपनी के पास रहे। तो क्या होता है, वो पेटेंट फाइल करते हैं जिसके तहत 20 ईयर्स तक कोई भी उसका फॉर्मुलेशन यूज़ नहीं कर सकता है। अब देखो, 20 साल के बाद कोई भी कंपनी जेनरिक मेडिसिन बना सकती है। बड़ी से बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेडिसिन बनाई, 20 साल तक उसने मार्केट में मोनोपोली थी, उसने बेचा। अब कोई इंडियन कंपनी आती है, उसी सॉल्ट का सस्ते में एक मेडिसिन निकाल लेती है, तो उस कंपनी को लगता है कि तो मुझे नुकसान है। वो क्या करेगी, 20 साल के बाद थोड़ा सा चेंज लेकर आएगी ड्रग में, बोलेंगे इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए अगले 20 साल के लिए फिर मुझे पेटेंट फाइल कर दो। अब थोड़ा सा भी डिज़ाइन चेंज करने से अगर 20 साल का पेटेंट और ऐड जाता है, उस कंपनी को तो फ़ायदा हो गया। मगर वो ड्रग बहुत एक्सपेंसिव भी था, मगर लाइफ सेविंग भी था। जैसे मुझे याद है, कैंसर का एक ड्रग था जो नोवार्टिस बनाती थी। वो इतना महंगा ड्रग था कि आम आदमी यूज़ ही नहीं कर सकता। टीबी के ड्रग्स हैं, अगर दवाई इंसान के लिए ही बनाई नहीं जा रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए एवरग्रीनिंग इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर आप सिर्फ छोटा सा कंपाउंड चेंज करके अगर अगले 20 साल के लिए अपना पेटेंट एक्सटेंड करना चाहते हो, इंडिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3D स्पेसिफिकली मना करता है कि सिर्फ थोड़ा सा कंपाउंड ट्वीक करने से आपको अगले 20 साल के लिए पेटेंट मिलने वाला नहीं है। क्यों? इसका मेन रीज़न है कि ऐसे दवाई जो है वो अफोर्डेबल कभी नहीं बन जाएगी। पब्लिक हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है कमर्शियल गेन्स के लिए इंडिया में। अब बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी इंडियन सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा रही है उनसे, सिटीजन जो उनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चेक कौन करेगा? तो वो ऑफिस क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। तो 2005 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी आरटीआई एक्ट के तहत।
इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 डिफरेंट कमिश्नर्स हो सकते हैं। इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, मगर किसके रिकमेंडेशन पे? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, और कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम रिकमेंड करता है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो ही इसका सिलेक्शन को ज़्यादा गवर्न करती है, उन्हीं के पास इसकी मेजॉरिटी होती है। पहले जो था इस एक्ट के तहत जो टाइम पीरियड होता था वो फिक्स होता था, वो 5 ईयर्स होता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टाइम पीरियड कितना रखना चाहती है, क्योंकि अब टेन्योर की सेफ्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो इतना अपफ्रंट होके काम नहीं कर सकता। जब आपको पता है कि 5 साल तक मेरी नौकरी है तो आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो, मगर जब आपको पता है कि मेरी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट सेट करेगी, तो थोड़ा सा आपकी जो फ्रीडम होती है वो रुक जाती है। ये 65 ईयर्स तक ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर आपने कंप्लेंट करी, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप कंप्लेंट सेकेंड अपील कहाँ कर सकते हो? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बाद कर सकते हो। ये अपने आप भी किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अगर इनको लगता है कि हाँ यहाँ पे काम ढंग से नहीं हुआ है। तो ये सिविल कोर्ट का काम करते हैं, किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, एविडेंस के तौर पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं अगर उनको लगता है वो इंफॉर्मेशन जो लोगों के द्वारा मांगी गई है या तो दे नहीं रहे या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का? देखो, इनको निकालने के ग्राउंड्स क्या हैं? प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। किस केस में? या तो इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो गया, पैसे ही नहीं है जी, इस पोस्ट को होल्ड करते करते कहीं और भी पैसे कमाने लग गए, तो पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। उसके बाद अगर उनको लगता है वो फिजिकल और मेंटली इनफर्म है, मतलब दिमाग से उनका मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, या फिजिकली वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने ऑफिस अपना काम कर सकें। दूसरा क्या होता है? प्रूव मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी। यहाँ कोर्ट का रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाती है जिसमें वो बताते हैं कि जिस पर्सन को इस पोस्ट पर बनाया था वो इतने कैपेबल ही नहीं है, तो उनको हटा सकते हैं, या उन्होंने मिसबिहेव किया हो। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को प्रूव करना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में ये बात आती है कि रिमूवल का ग्राउंड जस्टिफाई होता है, तो प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है।